Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसा होता है। बेसिकली नोमेनक्लेचर को हम दो टाइप में तकसीम कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि नोमेनक्लेचर है क्या। नोम का मतलब नेम, क्लेचर सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम दे सकते हैं। अब ये नेम, जैसे मैंने आपसे कहा कि दो बड़ी ब्रांचेस में तकसीम किया जा सकता है। एक ऐसा नेम जो आम या ट्रेडिशनल, कॉमन, ट्राइवियल हो सकता है, मतलब डिफरेंट नेम से पुकारते हैं। कॉमन नेम आम नाम, ठीक है। ट्राइवियल किसी खास इलाके की वजह से नाम, ठीक है। ट्रेडिशंस के एतबार से नाम, कहीं पर कोई चीज़ मिसाल के तौर पर दरियाफ्त हुई उस जगह के नाम से, जिसने दरियाफ्त की उसके नाम पर। तो डिफरेंट किस्म की जगह या मौजूद यानी डिस्कवरर या फिर सोर्स की बुनियाद पर जो आप नाम देते हैं वो बेसिकली ट्राइवियल या कॉमन नेम कहलाते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल कोट कर दूं तो ज़्यादा बेहतर होगी। मिसाल के तौर पर आपने सिरके का या विनेगर का नाम तो सुना ही होगा, जो हम डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए भी या फिर खाना वगैरह पकाते हुए भी डालते हैं। इस विनेगर को लैटिन में बोलते हैं एसिटम। विनेगर में जो आपके पास बेसिक ऑर्गेनिक एसिड है दैट इज एसिटिक एसिड, यानी एसिटम से मिल गया तो आपके पास एक नया नाम बना दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटम से एसिटिक एसिड। इसी तरीके से एक शख्स है बारबरा, जिसकी डिस्कवरी थी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम रखा गया बारबिटुरिक एसिड। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि चूंटी यानी कि आंट, अगर उसको हम बोलें लैटिन में दैट इज फॉर्मिका। अब फॉर्मिका से हमने ये बात निकाली कि उसके डंग में एक होता है एसिड और उस एसिड का नाम रख दिया गया फॉर्मिक एसिड। तो आप देख रहे हैं कि हम सोर्स की बुनियाद पर और इसके अलावा डिस्कवरर की बुनियाद पर नाम दे रहे हैं। इसी तरह एक सोर्स और भी है, जैसे मार्श गैस, दलदली इलाकों से निकलने वाली गैस का नाम रखा गया मीथेन। तो अगर हम पाकिस्तान में सोचें तो हमारे पास यही नेचुरल गैस सुई के मकाम से हासिल होती है, तो हम इसका नाम रखते हैं सुई गैस। तो इस तरह बेशुमार आपको एग्जाम्पल मिलेंगी जो मुख्तलिफ जगहों पर डिफरेंट तरीके से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देती होंगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरी दुनिया के अंदर या जहाँ भी केमिस्ट्री पढ़ी जाती है समझा जा सके। हर बंदे के अपने एतबार से नेम होते हैं। ये नाम बहुत ही समटाइम्स कन्वीनियंट होते हैं, आप बड़ी आसानी के साथ लोगों से बहस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए मैं एक नाम जाकर कहूँ या आपसे कहूँ कि आप बाजार गए हैं और आपने जाकर शॉपकीपर से कहा है कि मुझे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड विद 6 कार्बन कंपाउंड दे दें। दोबारा सुन लीजिए, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड विद 6 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दें, तो आपको शॉपकीपर क्या देगा? यकीनन वो कंफ्यूज रहेगा और पूछेगा भाई क्या मांग रहे हो। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली आपसे ग्लूकोज देना चाहता हूं। तो ग्लूकोज आपके पास एक सिंपल सा नेम है, यानी कॉमनली यूज होता है। तो यहां से एक बात और पता चली कि कॉमन नेम हम आम तौर पर तब इस्तेमाल करते हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में बहुत दफा बोलते हैं, या फिर बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बहुत ही कम नंबर ऑफ कार्बन रखते हैं, मतलब छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक एग्जांपल अगर मैं और कोट करूं, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं पेट्रोल पंप पर और वहां जाके कहते हैं कि भाई मुझे 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन दे दें, या फिर आप मुझे 1 ऑक्टेन भी दे सकते हैं। तो वो कहेगा कि भाई ये क्या मांग रहे हो, ऐसा तो कोई कुछ भी नहीं कहता। तो यकीनन कंफ्यूजन बढ़ जाएगी और आप सही तरह से अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप ठीक बोल रहे हैं, आप उससे पेट्रोल ही मांग रहे हैं, लेकिन उसके आयोपिक नेम के जरिए, यानी 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ये नाम वहां पर नहीं चलता। तो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स बहुत आसानी के साथ हमारे गुफ्तगू में इस्तेमाल हो सकते हैं और साथ साथ दूसरों को समझा भी सकते हैं जिसके पास केमिस्ट्री का इल्म ना भी हो तो भी। लेकिन मामला वहां खराब होता है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफी पेचीदा हो जाते हैं, काफी हद तक आइडेंटिकल होते हैं और हमें उनको एक दूसरे से अलग करने या डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग नेम देने पड़ते हैं, जिसके लिए एक सिस्टम का होना इंतहाई जरूरी है और वो सिस्टम हमने दिया भी है। इस सिस्टम में जाने से पहले आपको एक बात और समझा दें कि सम टाइम हम कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम्स को हम ब्रांच चेन या फिर स्ट्रेट चेन के एतबार से भी देते हैं।
इसमें आपको मुख्तलिफ नाम सुनने को मिलेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर एन आइसोनियो या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वगैरह। मैं इनमें से चंद एक एग्जांपल आपके लिए कोट कर देता हूं और उन्हीं एग्जांपल की बिना पर आप समझ सकेंगे कि वो कैसी चीजें हैं या कैसे नेम्स हैं जो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके समझा सकते हैं। पहली मिसाल मैं आपको देता हूं। सपोज कीजिए हम जिक्र कर रहे हैं पेंटेन का। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास कुछ गिनती है, वो गिनती आपने जरूर याद कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा क्विकली समझा देता हूं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये गिनती मैंने कार्बन के नंबर के एतबार से दी है। मेथ मतलब एक कार्बन, एथ मतलब दो कार्बन, एंड सो ऑन। अगर आपके पास ऐसा मामला हो कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाओ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ये 5 आपके पास कार्बन है तो आप बोलेंगे पेंट। और अगर हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो आप बोलेंगे एन, तो ये बन गया पेंटेन। इसी तरीके से सपोज कीजिए यहां कहीं पर भी मैंने अगर डबल बॉन्ड डाल दिया तो आपको पेंट के आगे लगाना पड़ेगा इन, ये बन जाएगा पेंटीन। और ट्रिपल बॉन्ड लगाने से बन जाएगा पेंटाइन। यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपने आईयूपैक नोमेनक्लेचर का जो वीडियो है या पूरा जो लेक्चर है वो जरूर देख लिया होगा और आपको काफी हद तक नोमेनक्लेचर वैसे भी आता होगा, क्योंकि कॉमनली हम जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड राइट करते हैं तो हमें फार्मूला देना ही पड़ता है और साथ साथ उसके नेम को भी बताना पड़ता है, लेकिन नेम हमें अक्सर समझ में नहीं आता, जिसके लिए आपको आईयूपैक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर पर पूरा वीडियो ऑलरेडी अगर आप देख चुके हैं तो बहुत बेहतरीन है, और अगर नहीं देख सके तो बेटा उसको मैं आप सजेस्ट करता हूं कि आप उसको जरूर देख लें, और उसका जो लिंक है वो हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हमारा चैप्टर 8 है उसकी प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहां पर जाकर आप देखें। आसानी के लिए क्या है, मैंने उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जब देखेंगे तो वहां पर एक फहरिस्त है, मतलब कंटेंट लिस्ट है, आप उस पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। इस तरह से आप हर रोज थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको समझना आसान रहेगा। एनी हाउ जरूर देखें, ये आपके लिए सजेस्टिव वीडियो होगी यकीनन, और आपको फायदा भी बहुत देने वाली है। लेकिन आज के जो लेक्चर में मैं आपको नोमेनक्लेचर बताऊंगा वो एक्चुअली मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, और वही एग्जांपल जब हम करते रहेंगे तो साथ साथ कुछ ना कुछ साथ साथ यानी उसी के ही जो आपकी एग्जांपल है, जो हमारी एक्चुअली एक्सरसाइज की और हमारी बोर्ड की क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। और जब हम उसे करेंगे तो क्या होगा, वो जैसे जैसे नाम देते जाएंगे मैं साथ साथ कुछ रूल्स भी बताता जाऊंगा। तो आपने अगर रूल पहले पढ़े हुए हैं और आपको पहले ही नोमेनक्लेचर आता है तो यकीनन आपकी रिवीजन हो जाएगी, और आपने नहीं भी पढ़े हुए तो खासा हद तक आपको समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट आपकी बोर्ड पेपर की तैयारी हो जाएगी जहां पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके एतबार से। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा था कि 1 2 3 4 5 हमारे पास कार्बन है, इसका आईयूपैक नेम तो पेंटेन ही है, लेकिन हम जैसे कि कुछ सीख रहे हैं कॉमन नेम, और मैंने कहा है कि कॉमन नेम्स में आपके पास एक और बात भी है और वो है स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी इनको अगर हम थोड़ा सा क्लासिफाई करें जरा अपनी आसानी के लिए कॉमन नेम की बिना पर, तो कैसे करेंगे, तो इसका नाम हम रख देंगे एन। एन से मुराद समझ लीजिए नॉर्मल, और आपके पास एक नॉर्मल चेन है किसकी, पेंटेन की। थोड़ा सा बात अभी हमें समझ में नहीं आ रही है पर वो इस तरह समझ में आएगी जब आप इसके मजीद एग्जांपल भी कोट कर लेंगे। सपोज कीजिए मैं दोबारा से कंपाउंड लिखने लगा हूं और इस कंपाउंड में भी 5 ही कार्बन है, तो अगर मैं पूछूं उसका नेम क्या होगा तो आप कहेंगे ये भी पेंटेन है, क्योंकि मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है, पेंट मतलब 5, और अगर सिंगल बॉन्ड हुए हर कार्बन के दरमियान तो एन, तो ये भी इसी एतबार से पेंटेन है और ये भी इस एतबार से पेंटेन है। और अगर हम और आगे चलते हैं, सपोज कीजिए 1 2 3 4 और ये आपके पास 5, तो आप देख रहे हैं कि ये भी उसी तरह से एक पेंटेन है, लेकिन सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स भी हैं। अब मामला ये है कि हम इनको क्या सिमिलर नेम देंगे, हालांकि इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर इनका नाम भी डिफरेंट होना चाहिए। तो इनके नाम को थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, वैसे तो आईयूपैक इनके नेम डिफरेंट हैं, मुकम्मल डिफरेंट है, अलग ही दिखेंगे आपको, लेकिन कॉमनली भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि ये पेंटेन है, ये पेंटेन है, ये पेंटेन है, तो आप इसे बोलेंगे एन पेंटेन। जबकि अगर ऐसा हो कि आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल ये चेन है
और साथ एक ब्रांच आ जाए एक कार्बन पर, तो आप इसको कंडीशन को बोल सकते हैं आइसो। तो ये बन गया आइसोपेंटेन। यहां पर जो बात समझाने वाली है वो आइसो के एतबार से, तो एन और आपके पास आइसो ये क्या यूज हो रहे हैं, कॉमनली यूज हो रहे हैं, या कह लीजिए थोड़े से स्ट्रेट, ये स्ट्रेट और ये आपके पास ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करने या डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक और चेन है, उसके अंदर दरमियान में एक कार्बन पर मजीद 2 ब्रांचेस हैं, जैसे कि ये ऊपर भी ब्रांच है और नीचे भी ब्रांच है। तो हम इस कंपाउंड को एक खास नाम देने वाले हैं, वो क्या, दैट इज ऑल्सो पेंटेन, बट इसको बोलेंगे नियो, यानी आपके पास नियो पेंटेन नेम होगा। तो आपने देखा कि मैंने एन, आइसो और नियो का इस्तेमाल कर एक स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन या डिफरेंट ब्रांचेस रखने वाली चेन्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम दिया। लेकिन जब हम आयोपैक नेम देंगे देन दे विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे कि आपने ऑलरेडी अगर सीख लिया नोमेनक्लेचर, तो इसका नेम क्या होगा, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, और इसका नाम 2-मिथाइल ब्यूटेन, और इसका नाम जस्ट पेंटेन। तो आपने देखा बहुत आसान था, लेकिन नाम डिफरेंट भी हैं। एनी हाउ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर और भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेथ के बाद एथ आता है, एथ मीन्स 2 कार्बन, और अगर उन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड है तो बन गया एथीन। तो ये एथीन है, ये तो आयोपिक नेम है, बट हम क्या करते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को एथिलीन भी बोलते हैं। बेशक आप उसको एथाइलीन के नाम से याद कर लें या एथिलीन। एनी हाउ हाइड्रोजन आप बेशक बाद में लगाएं, पहले लगाएं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसके बगैर आप नाम दे सकते हैं। तो ये आपके पास एथिलीन है। इसी तरीके से अगर हम बोलें कि हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, तो ये आपके पास 1 2 3 है। अगर इसको हम सिर्फ नेम दें तो 3 कार्बन की वजह से लफ्ज बनेगा प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हो गया डी प्रोपेन। लेकिन जैसे मैंने ऊपर समझाया, अगर डबल बॉन्ड डाल दिया जाए और इस एतबार से यानी YLENE के ना हिसाब से लिखें तो ये बन जाएगा प्रोपिलीन। तो हम लिख सकते हैं प्रोपिलीन। हाइड्रोजन पूरे कर लें चाहें तो हाइड्रोजन पूरे कर लें, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। जिन लोगों को अभी तक ये तक नहीं पता चला कि हाइड्रोजन कितने लगाने हैं किस कार्बन के साथ, तो सिंपल से एक फार्मूला है, आपने कार्बन के गिर्द 4 वैलेंसीज को कंप्लीट करना है। 4 वैलेंसी जैसे कंप्लीट होगी तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन की तादाद समझ में आ जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको मजीद कोट करके सिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये देखें 1 2 3 और ये आपके पास 4, ये कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास मजीद कार्बन भी है तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 4। अगर मैं क्या करूं, यहां पर डबल बॉन्ड डाल देता हूं 2 कार्बन के दरमियान, तो देखें अब कार्बन की वैलेंसी हो गई 1 2 3, ये 4, ये 5। जो ये बॉन्ड्स हैं या वैलेंसीज बन रही हैं, ये दोनों कार्बन के लिए मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये शेयरिंग की वजह से बनती हैं और दोनों तरफ शेयर होती हैं, यानी दोनों तरफ इनका कंट्रीब्यूशन है। तो 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो गई, इस कार्बन की भी 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक वैलेंसी खत्म करनी पड़ेगी। इस तरह से कार्बन की 4 वैलेंसी जस्टिफाई हो जाती हैं, यानी आप कार्बन की 4 वैलेंसी को जस्टिफाई करेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा जस्टिफाई हो रही हैं, लेकिन इनको सेटिस्फाई करने के लिए आपको साथ कोई एलिमेंट तो लगाना ही होगा, जैसे कि हाइड्रोजन। तो आपने देखा इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन आए हैं और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन आए हैं। इस तरह आपने एहतियात बरतनी है कि कहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, कहां पर उसकी ऑलरेडी वैलेंसीज 2 हैं, 3 है। अगर पहले ही 3 सेटिस्फाई हैं तो आपको जस्ट 1 हाइड्रोजन लगाना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन की वैलेंसी 3 थी, 1 2 और इस कार्बन के साथ 3, तो हमें सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 पहले ही थी, लेकिन 2 हाइड्रोजन लगा के 4 पूरी करनी पड़ी, जबकि इस कार्बन की वैलेंसी जस्ट 1 थी, जब हमने 3 हाइड्रोजन लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया 4 में। ये आप अपने पास समझेंगे तो आपको क्या करना है, आपने इसका आसान हल है। इसका आसान हल यही है और सबसे ऑथेंटिक हल ये है प्रैक्टिस।
ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी आप लिख रहे हैं बेटा, इन सबका स्ट्रक्चर भी लिखें, नेम भी लिखें, अपने पास पेपर रखा करें, कॉपी हो, आपकी पेंसिल हो, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल हल कर रहे हैं वैसे वैसे आप उसके नाम भी अपने पास लिखते रहें और उसको फिर बार बार दोहराएं। जितना ज़्यादा दफ़ा दोहराएंगे उतना आपको याद हो जाएगा, जितना दोहराते रहेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। तो लिख लिख कर ही याद करना है। सम टाइम कुछ जगहों पर काफ़ी सारे रिएक्शन में एनालॉजी भी होती है, उनमें मुमासलत होती है, तो एक बात याद करने से भी आपको कई रिएक्शन याद हो सकते हैं। बहरहाल रिएक्शन के दौरान मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताता रहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम चल रहे हैं अपने एक सिंपल नोमेनक्लेचर की तरफ जो कि कॉमन नेम्स के एतबार से है। सपोज कर लीजिए मैं इसी तरह की एग्जांपल फिर देने लगा हूं। ये कार्बन थे 2, ये कार्बन है 3, अब हम कार्बन लिख लेते हैं 4, 1 2 3 और ये आपके पास 4। अब कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। अब 4 कार्बन के हिसाब से अगर मैं नाम लूं, जैसे मैं यहां 5 कार्बन के लिए नाम लेता था तो पेंटेन, अब 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। जैसे यहां पर एक ब्रांच है तो आइसोपेंटेन लिखा, इसी तरह यहां पर भी सिर्फ एक ब्रांच है और 4 कार्बन है तो आप आइसोब्यूटेन इसका नेम रख सकते हैं। तो ये आइसोब्यूटेन है। लेकिन अगर मैं यहां पर कहीं पर भी किसी बॉन्ड को भी डबल कर दूं तो अब क्या करेंगे? अब ये ब्यूटेन नहीं रहा बल्कि ये हो गया ब्यूटीन। अगर हम जैसे पहले पढ़ रहे थे यहां पर कि इथीन को एथिलीन लिखा, प्रोपीन को प्रोपिलीन लिखा, इसी तरह से ब्यूटिलीन लिख सकते हैं ब्यूटीन को और नाम बनेगा पूरा आइसोब्यूटिलीन। और अब आप हाइड्रोजन की गिनती पूरी कर सकते हैं। इस कार्बन की जस्ट एक वैलेंसी है तो आप यहां पर कितने मजीद हाइड्रोजन लगाएंगे? 3, जबकि इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 ऑलरेडी मौजूद है तो कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं, जबकि यहां पर भी आपको 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 जस्टिफाई है तो आप मजीद 2 हाइड्रोजन लगाकर वैलेंसी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था सिंपल सा वे जिसके अंदर आपने एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन के बारे में सीखा। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो अगर मैं कहूं कि इसका नाम दे तो नाम देना बड़ा आसान होगा। कैसे? 2 कार्बन है तो एथ, गिनती आपको हमें जो वीडियो है नोमेनक्लेचर उसमें भी मिल जाएगी और वैसे मैंने बोल भी दी है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो बहरहाल 2 कार्बन है आपके पास, ये 2 कार्बन है तो एथ। और मैंने क्या कहा, अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या बोलेंगे भाई? आइन, एथ आइन, तो नाम बन गया इथाइन। अगर इथाइन नेम आयोपिक नेम है बट जो हमारे पास कॉमन नेम होगा वो इसका एक स्पेशल नेम है, दैट इज एसिटलीन। इसको एसिडलीन बोलें, एसिटाइलिन बोलें, जैसे स्पेलिंग याद कर सकें आप कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन की गिनती को पूरा करें तो इस कार्बन की ऑलरेडी 1 2 3 वैलेंसीज हैं, आपको जस्ट एक और पुट करनी है। इसी तरह यहां पर भी तो आपको पता चल जाएगा कि ये वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये थी वो बेसिक एग्जाम्पल जो हमारी बुक्स के अंदर मौजूद हैं और कॉमनली यूज होने वाले वर्ड्स हैं जो जगह जगह पर आप इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। तो बहरहाल आज इतना ही, लेकिन कल इसका बाकी पार्ट भी स्टार्ट करेंगे जो कि नोमेनक्लेचर की एक्सरसाइज की एतबार से क्या होंगे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम नेम भी देंगे और साथ साथ क्या दोहराएंगे उसके तमाम रूल जो नोमेनक्लेचर के जरिए से हमने नेमिंग के लिए इस्तेमाल करने हैं। ये रूल्स ऑलरेडी मैं अपनी आयोपिक नोमेनक्लेचर की वीडियो में दे चुका हूं और उसमें मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको वहीं पर ही। तो आप जाकर उसको क्या करें आज लाजमी तौर पर, या जैसे जैसे अगर आपने पढ़ लिया तो ठीक है, तो आप उन रूल्स को भी देखें और साथ एटलीस्ट अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर करें। कल हमारा काम यही होगा कि हम उनको दोहराएंगे और साथ साथ हमारी बोर्ड की एग्जाम्पल्स को भी हल करते जाएंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फिर कल मिलते हैं।